हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय यादव। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो भाई ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए ये चैप्टर? ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना मुझे स्कोरिंग मार्क्स लाना है फिजिक्स में। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिसिटी होता क्या? इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि अ मटेरियल्स रिगेन अ शेप एंड साइज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, वो डिफॉर्मेशन हो गया। अब जैसे हमने डिफॉर्मेशन किया, अब मैंने उसमें कुछ फोर्स नहीं दिया, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अपने ही आप शेप एंड साइज में रिगेन कर लिया। यानी इसका बेसिक डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट्स सेल्फ रिगेन itself regains a shape and size. It regains a shape and size. यानी कि वो ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखोगे? इट रिगेन्स अ शेप एंड साइज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। आपने जैसे इसमें फोर्स लगाया, अब ये क्या हो गया? दब गया। भाई अपना डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे इसने छोड़ दिया आपने, तो क्या ये अपने शेप एंड साइज में जब आया तो क्या आपने फोर्स लगाया था क्या यहाँ पे? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये अपने आप खुद ही रिगेन कर ले रहा है इस पे। तो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला भाई इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि अपने शेप एंड साइज में ये क्या हो रहा है, ये रिगेन हो रहा है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स दिए अपने शेप एंड साइज में क्या हो रहा है? रिगेन कर ले रहा है। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल रबर बैंड हो गया। अब जैसे ही रबर बैंड को आपने खींचा फिर छोड़ दिया, तो आपने देखा कि भाई अपने खुद ही शेप एंड साइज में आ गया। क्या आपने उसको फोर्स लगाया था क्या शेप एंड साइज में लाने के लिए? नहीं ना। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि इटसेल्फ रिगेन शेप एंड साइज। तो इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसमें प्लास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। भाई प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया। क्या लगाया? उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और वो मटेरियल शेप एंड साइज में नहीं आया। यानी कि ये कह सकते हो कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। सपोज मान लो कि ये एक पेन है, मैंने इसको तोड़ दिया, तो क्या ये अपने शेप एंड साइज में आएगा? नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बाद वो अपने शेप एंड साइज में रिगेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या लिखोगे यहाँ पे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है जी। क्या लिखोगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि एक और भी लिख सकते हो इसका प्रॉपर डेफिनेशन। और क्या लिख सकते हो? डू नॉट रिगेन अ शेप एंड साइज, डू नॉट रिगेन अ शेप एंड साइज, ठीक है। अब कहोगे सर मान लीजिए फेविक्विक है, फेविकोल है, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो बताओ आ तो गया। ठीक है। अब ये बताओ जो ओरिजिनल है, आप ओरिजिनल को फिर क्या कर रहे हो? मॉडिफाई करके बना रहे हो। तो क्या पहले जैसा वो रहेगा क्या? नहीं ना। उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही आएगा। यस और नो? भाई आपने इसको तोड़ दिया, फिर कह रहे हो कि नहीं सर इसको शेप एंड साइज में आप ला दो। चलिए आपने शेप एंड साइज में ला दिया, तो भाई जो आपने फेविक्विक का जो मटेरियल यहाँ पे आपने डाला या फेविकोल जो भी होगा, तो इसके बीच में कुछ आया कि नहीं आया? क्या पहले जैसा ये है क्या? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो देखो कुछ नहीं है, आसान तरीका से बता रहा हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्मेशन हुआ, अब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स दिए वो अपने शेप एंड साइज में क्या हुआ? रिगेन हो गया। ठीक है जी। हमने इसका स्ट्रेस बॉल भी लिया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फोर्स दबाया, ये अपना क्या हो गया? शेप एंड साइज में आया कि नहीं आया? नहीं आया। समझ। तो फिर से देखो इस पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे क्या हो गया? डिफॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ही डिफॉर्मेशन हुआ फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो अपने आप ही शेप एंड साइज में क्या हो गया? रिगेन हो गया। तो ये इलास्टिसिटी हो गया। प्लास्टिसिटी का मतलब ये हो कि आपने उसमें फोर्स लगाया वो और वो टूट गया, फिर वो अपने रिगेन नहीं किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लास्टिसिटी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है
अब हम बात करते हैं कि भाई डिफॉर्मेशन, आपने सर बता दिया कि ये कैसे टूटेगा कैसे नहीं टूटेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना फोर्स हमें उस पे दे। कहने का मतलब ये है कि मैं उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स दूं कि वो टूटेगा ऑब्जेक्ट कि नहीं टूटेगा। अब डिफॉर्मेशन कैसे बताओगे? तो डिफॉर्मेशन बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं, तब आप डिफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट टूटा है कि नहीं टूटा है। जैसे आपने पढ़ा होगा रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेशन बॉडी। क्या होता है रिजिड और डिफॉर्मेशन बॉडी? ठीक है, अब देखो, अब देखिए आपने पढ़ा होगा डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई डिफॉर्मेशन और रिजिड बॉडी होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बोल दो या बॉडी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, या मटेरियल से बोल दो, क्या बोल दो? या मटेरियल से बोल दो आप, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है रिजिड बॉडी, और सेकेंड क्या होता है यहाँ पे? डिफॉर्मेशन बॉडी। रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेशन बॉडी, ठीक है जी। अब कैसे बताओ कि रिजिड का मतलब क्या हुआ? सॉलिड। और डिफॉर्मेशन का मतलब ये हो कि यहाँ पे शेप एंड साइज चेंज हो गया। रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल मतलब चेंज, डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। कैसा हुआ ये? डू नॉट डिफॉर्मेशन। लिखो तो यहाँ पे नो डिफॉर्मेशन। क्या लिखोगे यहाँ पे? नो डिफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे लिख दोगे कि शेप, क्या लिखोगे यहाँ पे? चेंज, यहाँ पे ये लिखोगे चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। डिफॉर्मेशन बॉडी पे ये होगा। तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया हमने? ऑब्जेक्ट लिया, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया। तो आप ये बताइए कि फोर्स क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये सपोज मटेरियल है, इसको तोड़ने के लिए, मटेरियल को तोड़ने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए, हमने बोल दिया कि क्रिटिकल फोर्स 10 न्यूटन होना चाहिए। कितना होना चाहिए क्रिटिकल फोर्स? 10 न्यूटन होना चाहिए। अब मैं जो इसमें फोर्स लगा रहा हूं, अब उस ये फोर्स कैसा है? ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स है, ठीक है जी। अगर मैं एफ अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन से भी ज्यादा दे रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। जैसे हमने यहाँ पे 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन, टूट जाएगा भाई। क्या होगा यहाँ पे? टूट जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए कि जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन से कम है, क्या है ये? 10 न्यूटन से कम है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रिजिड बॉडी होगा। कैसा होगा ये? रिजिड बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया जी? ठीक है, अच्छा, रिजिड बॉडी हो गया। आप कहोगे कि सर आपने फोर्स दिया, चलो फोर्स, फोर्स से तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन है यानी एनर्जी, एनर्जी की बात करते हैं। तो आप इसमें ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि अगर आप क्रिटिकल एनर्जी से, सपोज मान लेते हैं कि क्रिटिकल एनर्जी जो है ये आपका 100 जूल है। कितना है ये क्रिटिकल एनर्जी? 100 जूल है। अगर आप क्रिटिकल एनर्जी से कम एनर्जी लगा रहे हो, क्रिटिकल एनर्जी से कम एनर्जी लगा रहे हो, तभी ये बॉडी कैसा होगा? सॉरी, डिफॉर्मेशन, ये ज्यादा हम लगा रहा हूं, ठीक है। ये बॉडी कैसा होगा? डिफॉर्मेशन होगा। अब जैसे कि एनर्जी अप्लाइड ग्रेटर देन, क्या होगा? लेस देन 100 जूल है। एनर्जी अप्लाइड लेस देन 100 जूल है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पे रिजिड बॉडी होगा, यानी कि टूटेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, तो इसको बताने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रिटिकल फोर्स जो है, उस फोर्स पे मैं जो लगा रहा हूँ कि भाई बॉडी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो आपके इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? डिफॉर्मेशन पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डिफॉर्मेशन पढ़ना है। ये रिजिड बॉडी जो है, ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा कि भाई एक रिजिड बॉडी है, रोटेट हो रहा है इतने से, इसका वेलोसिटी बताओ, ओमेगा बताओ। बट इसमें नहीं है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स में ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ तो भाई उसके अंदर क्या आया?
इलोंगेशन हुआ, यानी कि स्ट्रेस है स्ट्रेन है, इसे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आगे समझ में यहाँ पे भाई हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जी, आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखोगे सर इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस बिटवीन क्या है, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। देखो तो इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले लिखो कि वो मटेरियल पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, रिगेंट शेप एंड साइज में आ जा रहा है, यानी कि ये कह सकते हो कि इसमें जो एनर्जी है कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी नो लॉस। और इसमें क्या लिखोगे भैया, तोड़ने के लिए चाहिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और क्या लिख सकते हो इसमें ये लिख सकते हो कि इसमें नो साउंड प्रोड्यूस, नो साउंड प्रोड्यूस, नो साउंड प्रोड्यूस। इसमें क्या लिखोगे, साउंड प्रोड्यूस्ड, क्या लिखोगे भाई, साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये आप कहोगे सर साउंड हमको समझ में नहीं आया, भाई देखो हमने इस ऑब्जेक्ट पे दबाया, ठीक है, अब इस अपना क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, अब मैंने इसे छोड़ दिया, अपने शेप एंड साइज में आ गया, तो क्या यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस किया है क्या, नहीं ना, इसी को हम बोलते हैं कि इसमें कोई आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा और एनर्जी क्या, और इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। भाई जितना हमने इस पे एनर्जी दिया उतना ही एनर्जी हमें क्या हो गया, वापस मिल गया। अब देखो सबसे मजे की बात है, प्लास्टिसिटी बिकॉज सर साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। आप सपोज मान लीजिए पेन है, हमने इसको तोड़ दिया तो एक आपको साउंड प्रोड्यूस होगा, क्रैक मतलब एक आवाज आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए कोई भी चीज मैं आपको बता दूं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज 100% नहीं होता, कोई भी आप वर्क करते हो उसका 100% नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, लेकिन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि मैं उसको नेग्लिजिबल कर दिया। सपोज मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है, उसमें से आपके जेब से 1 रुपए गिर गया, इतना ही अंतर है, क्या आप एक रुपये उठाओगे, छोड़ दोगे ना। इसका मतलब यही है यहाँ पे कि नो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें एनर्जी कोई लॉस, जितना आपने एनर्जी दिया उतना ही एनर्जी क्या हो गया, रिगेन हो गया। तो आप मुझे ये बताओ कोई भी काम करने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो तो उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उतना एनर्जी कैसे मिल जाएगा, लॉस तो इसमें भी हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बात वही कि 10 लाख है और 1 रुपए गिर गया, ठीक है। आप देखो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, समझ में आ गया। अब इसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस जो है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, क्या हो गया ये, इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, हमने पर यूनिट एरिया लिख दिया, यानी कि स्ट्रेस है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब कहोगे सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अब देखिए हमने क्या बताया था कि आपको भाई इस चैप्टर में मुझे डिफॉर्मेशन पढ़ना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने सरफेस पे रख दिया और इस पे हमने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स लगाया। अब जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। इसका लेंथ हमने ए ले लिया, इसका लेंथ हमने एल ले लिया, इसका एरिया क्या है ए ले लिया हमने, ठीक है। इस पे जैसे मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ तक डिफॉर्म हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। ये स्ट्रेस बॉल ले लो, ऐसे से ऑब्जेक्ट की तरह मानो हमने इस पे फोर्स लगाया तो क्या हो गया, थोड़ा सा इसका लेंथ कम हो गया, ठीक है। अब देखो अब जैसे ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया तो अब ये क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया था, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट अपने शेप एंड साइज में रिगेन हो जाए। तो यानी कि यहाँ से जो डिफॉर्मेशन हुआ, ये डेल्टा एल जो डिफॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा ऊपर जाने की ओर, इसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये जो फोर्स लगा रहा है इसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। या रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो या इंटरनल फोर्स बोल दो, तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया, अब सर इलोंगेशन भी थोड़ा हम आगे बात करेंगे, भाई इलोंगेशन कितना कैसे क्या हो गया, स्ट्रेस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जो है
न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया स्ट्रेस का आपका। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का मतलब ये है, हम इसको डेल्टा एल से स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि हम इसको सिग्मा से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, आपने सिर्फ फोर्स लगाया, अभी डिफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ। तो भाई अपने ओरिजिनल लेंथ से कितना लेंथ डिफॉर्मेशन हुआ है उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। सपोज आप खेल रहे हो, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हो और आपके पैर में क्या आ गया? चोट लग गया, तो बोलते नहीं कि सर स्ट्रेन आ गया, मम्मी पापा स्ट्रेन आ गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप ही चले जाओ। तो स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि जो आपका ओरिजिनल लेंथ था उसमें क्या गया? थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया, उसमें क्या हो गया? डिफॉर्मेशन आ गया, यानी कि डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या है? कितना आपका डिफॉर्मेशन हुआ, और लेंथ का मतलब ये है कि ओरिजिनल लेंथ कितना था। तो ये इसका रेशियो बताता है कि स्ट्रेन क्या बताता है? रेशियो बताता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन तो हो गया जी। ठीक है, अब इसे हम बात करते हैं हुक्स लॉ, जो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हुक्स लॉ। कि हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ जो सबसे पहले बात करते हैं वैलिड कहाँ पे है? वैलिड एट इलास्टिक लिमिट। वैलिड एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब हमने अभी बताया था आपको कि इलास्टिक क्या होता है? कि वो मटेरियल पे फोर्स लगाने के बाद वो अपने शेप एंड साइज में आ जाए, तो ये वही तक वैलिड है हुक्स लॉ, जिनको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये बताया था कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है? स्ट्रेन है। तो जैसे हमने प्रोपोर्शनल लिमिट हटाया तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया, जिसको हम बोलते हैं ई। ए इंटू स्मॉल, ये ए का मतलब है कि हुक्स लॉ है। क्या है ये? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिनको हम किसने बताया था? हुक्स लॉ। यानी कि E इक्वल टू क्या आ गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या आ गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये आपके हुक्स लॉ है। ये कहाँ वैलिड है? इलास्टिक लिमिट में। तो इससे पहले इसका एसआई यूनिट देखो भाई, इसका एसआई यूनिट क्या है? अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और सपोज मान लेती है मीटर या सेंटीमीटर, जो मीटर में है लेंथ भी मीटर में है, तो मीटर मीटर आपस में क्या हो गया? कट गया, यानी कि इसमें नो यूनिट। तो कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका यूनिट बताओ, तो क्या लिखोगे इसका यूनिट? नो, नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट, इसका यूनिट बताओ, SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट जो है स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये स्ट्रेस का स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल है। तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो SI यूनिट है स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी तो डायमेंशन लेस है, तो हुक्स ई का भी यूनिट वही होगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आपने देखा रिलेशन कि जो स्ट्रेस हो गया या ई हो गया, दोनों का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी ये रिलेशन पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हुक्स लॉ हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस। स्ट्रेस तो समझ में, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में ये होता है कि यानी कि पुलिंग फोर्स कह सकते हो या पुशिंग फोर्स कह सकते हो। पुलिंग का मतलब ये हुआ खींचना, पुशिंग का मतलब होता है दबाना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो फर्स्ट जो टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। जो नेक्स्ट जो आपका है ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेस हो गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? पुशिंग फोर्स बोल देते हैं या पुशिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, पुशिंग का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से, यानी कि दोनों साइड से हमने फोर्स लगाया। ठीक है, और टेंसाइल का मतलब क्या हुआ? पुलिंग फोर्स बोलते हैं या पुलिंग स्ट्रेस बोलते हैं, पुलिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, पुलिंग का मतलब है कि इधर से भी मैं खींच रहा हूँ और इधर से भी मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ। तो अब आप बात करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। वन बाय वन हम देखते हैं अभी टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं।
तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कैसा फोर्स है, टेंसाइल पुलिंग फोर्स है, तो इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। अब ये लेंथ इसका एल है, अब जैसे ही इस पे फोर्स लगा तो इसके अंदर इस मटेरियल पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, इधर से भी लेंथ हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो टोटल लेंथ कितना हुआ, तो सपोज हमने ये लिख दिया कि इधर भी जो डेल्टा एक्स आया, इधर जो डेल्टा एक्स आया, तो हमने ये लिख दिया, सपोज दोनों का डेल्टा हमने डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया, एल प्लस डेल्टा एक्स। तो यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो इसका इसमें लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो इसमें लेंथ जो है क्या होगा, इसमें इंक्रीजेस होगा, क्या होगा, इसमें इंक्रीजेस होता है टेंसाइल स्ट्रेस में, ठीक है। अपने ओरिजिनल लेंथ से क्या होगा, थोड़ा सा उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके क्या है, नेक्स्ट कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव का मतलब ये हुआ कि ये कैसा फोर्स स्ट्रेस है, ये एक पुशिंग स्ट्रेस है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यानी कि अब में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, इधर से भी मैंने फोर्स लगाया और इधर से भी हमने फोर्स लगाया, ठीक है जी। अब ये टोटल लेंथ क्या है, एल है। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाया इस मटेरियल के ऊपर, तो पहले एल था, तो अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ तक आ गया, ये क्या गया, हमने यहाँ तक लिख दिया, यानी कि डेल्टा एक्स आ गया। तो इसमें लेंथ क्या होगा, इसमें जो लेंथ है वो क्या होगा, पे डिक्रीजेस होगा, क्योंकि भाई क्या लिखोगे, एल माइनस डेल्टा एक्स, जो आपको टोटल लेंथ लिखना होगा। तो इसमें लेंथ डिक्रीज होता है और टेंसाइल में लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। वहां पे ये लिख सकते हो, जैसे सपोज मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, कहाँ गया जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया, तो हमारा जो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जो एल माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब बात करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब मन में डाउट होगा कि सर डिफॉर्मेशन तो बता रहे हो, सर डिफॉर्मेशन ये भी तो हो सकता है कि 1D में डिफॉर्मेशन हो रहा है कि 2D में डिफॉर्मेशन हो रहा है कि 3D में डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, डिफॉर्मेशन जो है वो आपके 3 डायमेंशन तक होता है, यानी कि 1D में भी डिफॉर्मेशन होगा, 2D में डिफॉर्मेशन होगा और 3D में भी डिफॉर्मेशन होगा। तो यानी अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे टाइप्स ऑफ, क्या लिखोगे भैया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के हो गए, 1D में भी चेंज होगा, मैंने आपको भी बताया कि ये 2D में भी चेंज हो सकता है और ये 3D में चेंज होगा, ये आपके सिलेबस में है। तो जो 1D में चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। 2D में जो हो रहा है इसको बोलते हैं शियर, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है जी। अब 3D में चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो 1D में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, 2D में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है और 3D में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। जो 1D में डिफॉर्मेशन है, 1D का मतलब है कि सिर्फ 1 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, 1 डायमेंशन में। 2D की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन में चेंज होगा, 3D की बात करें तो 3 डायमेंशन में चेंज होगा। तो जो 1 डायमेंशन में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलते हैं। 2D में जो चेंज हो रहा है वो शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलते हैं। जो 3D में हो रहा है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते चलते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें क्या रिलेशन है, कैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमने सरफेस पे रखा हुआ है, हमने सरफेस पे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे शेप ले लो, क्या ले लो भैया, शेप ले लो,
ठीक है, हमने यहाँ क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, और ये मैंने यहाँ पे बना देता हूँ कि आपका भाई ये ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है। टोटल जो लेंथ है ये एल हो गया है, इसका जो एरिया है हमने ए ले लिया। ठीक है जी, इसका एरिया ए ले लिया। अब बताओ, जैसे इस पे फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लगा। अब जैसे फोर्स लगा तो यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट आ गया, जिसके अंदर क्या हो, डेल्टा एक्स चेंज हो गया। क्या हो गया, डेल्टा एक्स चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि बॉडी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन है, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेन बता रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स हमने लगाया, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। तो अब देखो, फोर्स लगाने का भी तरीका अलग है। किसी सरफेस पे आपने फोर्स लगाया तो कैसे फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स लगाए कि टेंजेंशियल फोर्स लगाए। टेंजेंशियल मतलब यानी कि उससे पैरेलल ले लो, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाए या किसी एंगल पे फोर्स लगाए। तो जैसे जैसे फोर्स का डायरेक्शन चेंज करोगे वैसे वैसे आपके डायमेंशन भी क्या होगा, वहां पे चेंज होगा। ठीक है, अब देखो मैंने 1D में फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगाया, यहाँ पे 1D में फोर्स लगाया, तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट हटेगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट हटेगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और y को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और y को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अभी मैंने आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया था, ये भी वहीं तक वैलिड है। देखो यंग्स मॉड्यूलस जो है ये आपके स्टिफनेस तक बताते हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मन में डाउट होगा कि सर ये हुक्स लॉ का भी वही फार्मूला आया है और यंग मॉड्यूलस का भी वही फार्मूला है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो भाई, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपके हुक्स लॉ है ये इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है। ठीक है, वो एक इंटरनल उस मटेरियल के अंदर फिनोमिना है। कहने का मतलब है कि ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर जो फोर्स आ रहा है ये फिनोमिना है। यंग मॉड्यूलस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का फिनोमिना है ऑन द सरफेस पे हमने जो लगाया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, तो जो यंग मॉड्यूलस है ये उसकी स्टिफनेस बताता है कि भाई इसके अंदर कितना ज्यादा है यंग मॉड्यूलस। ठीक है, कि भाई डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा ये बता रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ये यंग मॉड्यूलस, इसका भी SI यूनिट वही होगा। ये क्या है, डायमेंशनलेस हो गया। स्ट्रेस का भी हमने क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जो इसका भी SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है डायमेंशन में कि भाई यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट है, तो यहाँ से MLT के टर्म में आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडल तो हो गया, हमने कैसा फोर्स लगाया था लॉन्गिट्यूडल में, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, इसमें जो आ जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ जाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी आ जाता है। इसमें कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं। तभी मैंने बताया कि जो 2D है, 2D में हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखो 2D में जो आपके शेप एंड साइज चेंज हो रहा था, तो 2D में मैंने आपको ये बताया था, कहाँ गया जी, शियर। क्या बताया था हमने, शियर। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, कहाँ गया, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या मटेरियल हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने इसके सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया, उस पे हमने कैसा फोर्स लगाया था, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैं कैसा फोर्स लगा रहा हूँ, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया हमने। अब जैसे ही सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, देखो ऐसे डिफॉर्मेशन होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बॉडी क्या हो जाएगा, ऐसे बेंट हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, देखो ये सरफेस हो गया, मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखने के बाद मैंने इधर से फोर्स लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेंट हो जाएगा। अब जैसे ही बेंट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, एक थीटा टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने इसको थीटा से डिनोट कर दिया। ये जो टोटल लेंथ है
क्या टोटल लेंथ है, इसको हमने एल बोल दिया। अब यहाँ पे जो इलोंगेशन हुआ मैंने इसको डेल्टा एक्स बोल दिया, और ये सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या निकालोगे यहाँ पे, यहाँ पे ये लिखोगे कि shearing stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shearing strain, यही लिखोगे आप। दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हटेगा, ये भी क्या होता है, फोर्स पर एरिया हो गया। अब हमें स्ट्रेन निकालना है इसमें, तो यहाँ से टेन थीटा निकालोगे आप, तो जो टेन थीटा यानी कि ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन, और यहाँ पे लेंथ, बेस क्या है, लेंथ है, तो एल लिख दिया। अभी टेन थीटा में मान के चलो बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है। जो टेन थीटा है हमने यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही कम डिफॉर्मेशन है, छोटा सा डिफ्लेक्शन आया उसके अंदर, तो हमने इसको थीटा से डिनोट कर दिया, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाई एल। और थीटा को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन बोलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल में डेल्टा एल बाई एल होता, तो यहाँ भी क्या बता रहा है, ये भी इसको डेल्टा एल बाई एल वही तो आया, ये भी स्ट्रेन बता रहा है। थीटा भी क्या है, ये भी एक स्ट्रेन है, बट कैसा स्ट्रेन है, ये 2D का स्ट्रेन है। इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चलो जी फॉर्मूला वही लिखोगे आप। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यानी कि इसको हम टाउ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, यानी कि जो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, थीटा आ गया। अब इसे अंदर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो जैसे कांस्टेंट टर्म आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जी इक्वल टू क्या आ गया, टाउ बाई थीटा। अब जो टाउ है ना कुछ नया नहीं है भाई, फोर्स अपॉन एरिया ही है आपका। लेकिन यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर, पैरेलल फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे, पैरेलल फोर्स लग रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, जी को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, तो जी को हम क्या बोल दिए यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ठीक है, आप देखो तो हमारे यहाँ पे क्या है, जी इक्वल टू टाउ बाई थीटा आया था ना, और टाउ क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और ये डेल्टा एल बाई एल है, तो यानी कि फोर्स अपॉन एरिया ऊपर से लिखोगे तो एल बाई डेल्टा एल आ जाएगा, तो यानी कि जी जो है ये एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल आ गया। ठीक है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी निकालो। फोर्स कैसा है, पैरेलल फोर्स से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मत है कि परपेंडिकुलर फोर्स ले लिया और उस पर आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आपको सर यंग मॉड्यूलस में आपने नहीं बताया वो रिलेशन, तो देखो भाई सेम फार्मूला इसका भी वही था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स कैसा था, परपेंडिकुलर फोर्स था, और ये डेल्टा एल बाई एल है। यहाँ से ये लिख सकते हो जो यंग मॉड्यूलस है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन, देखो परपेंडिकुलर या रिस्टोरिंग फोर्स ले लो। ठीक है, तो एल बाई डेल्टा एल, यंग मॉड्यूलस आपने लिखा फोर्स एल एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, इसी को बोलते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी, चलो अब ये है कि हमने 1D में डिफॉर्मेशन देख लिया सर, 2D में डिफॉर्मेशन देख लिया, और हमें 3D में डिफॉर्मेशन देखना है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक, जो तीसरा है हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये आता है बल्क मॉड्यूलस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, बी से। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है ये कैसा डिफॉर्मेशन, ये 3D में डिफॉर्मेशन हो रहा था। सपोज मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये भाई आपका स्पेयर है, क्या है ये, स्पेयर है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्पेयर बना दिया ऐसा। ठीक है, एक हमने और बना दिया यहाँ पे, अच्छा लो भाई ऐसे बना दो, एक और बना दो आप। ठीक है, हमने ये बना दिया। आप देखो इसका वॉल्यूम V है, स्पेयर का वॉल्यूम इनिशियल हमने V ले लिया। अब जैसे हर जगह हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक प्रेशर P लगा रहा हूँ, एक यूनिफॉर्मली प्रेशर लग रहा है, हर जगह से क्या लग रहा है, P लग रहा है। यानी कि ये कह सकते हो कि यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यूनिफॉर्म को समझ रहे हो
कि ये यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि इक्वल अमाउंट में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके फोर्स प्रेशर लग रहा है। अब जैसे ही प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, यानी कि आप ये समझ सकते हो ऐसे, ये स्पेयर है, इसको इमेजिन करो कि ये स्पेयर है, ठीक है। इस स्पेयर पे हमने क्या किया, एक प्रेशर दिया चारों तरफ से, तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, पहले से डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ ना, पहले से डिक्रीज हो गया। तो यानी कि जो डेल्टा वी है, जो इसमें चेंज आया, हमने डेल्टा वी लिख दिया, तो वॉल्यूमेट्रिक कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका बल्क मॉड्यूलस है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी बताता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बताता है यहाँ पे, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो उसके 3D डायमेंशन में क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ये कुछ नया डिफॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 1D में डिफॉर्मेशन हो रहा है और 2D में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है और 3D में डिफॉर्मेशन हो रहा है। जो 3D में है तो हमने बोल दिया कि भाई ये वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन है। तो अब क्या लिखोगे कि जो बल्क मॉड्यूलस है, माइनस का मतलब ये बता रहा है कि ये अपना शेप एंड साइज क्या किया, यहाँ पे पहले बिग था अब ये स्मॉल हो गया, यानी कि अपनी जो साइज है उसको क्या किया, कम किया ना। पहले से भाई इसका देखो वॉल्यूम बी था, बड़ा था, अभी छोटा हो गया, यहाँ पे माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि अपना साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये लिखोगे डेल्टा पी बाई पी हमने लिख दिया है, यानी से बल्क मॉड्यूलस निकालोगे। इसका भी एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो देखो एसआई यूनिट बहुत सिंपल है। अब डेल्टा वी बाई वी है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर क्यूब और मीटर क्यूब, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी डायमेंशन लेस हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसका भी वही, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही था, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसे, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 1D डिफॉर्मेशन हो गया, 2D डिफॉर्मेशन हो गया, 3D डिफॉर्मेशन हो गया। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। आपने यहाँ पे प्रेशर लगा बता दिया, स्ट्रेस लिया नहीं, आपने स्ट्रेन ले लिया, आपने प्रेशर लिया, स्ट्रेस क्यों नहीं लिया। तो देखो अभी तक जितने भी हमने बात किया, यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो आपने फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे एक फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, डेल्टा एल क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया ओरिजिनल लेंथ से। अब जैसे यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसके मतलब ये है कि अब ये ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि अपने शेप एंड साइज में रिगेन कर ले। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल फिनोमिना है कि इंटरनल फिनोमिना है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ना, सॉरी जो फोर्स लग रहा है, ये एक इंटरनल फिनोमिना है। कैसा, यहाँ पे इंटरनल फिनोमिना, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था वॉल्यूमेट्रिक में जो लगा था प्रेशर, अब बताओ ये क्या है, ये सरफेस के फिनोमिना है, एक्सटर्नल फिनोमिना बोल सकते हो। ये बाहरी से लग रहा है और यहाँ पे अंदर लग रहा है, तो प्रेशर में ये डिफरेंस आया। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो आपका स्ट्रेस है विद इन द मटेरियल होता है, और इसमें बता सकते हो ऑन द मटेरियल। ऑन द मटेरियल मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से बाहरी की ओर से लग रहा है। तो प्रेशर और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे हो गया कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की हम बात कर रहे हैं, तो भाई क्या है दोनों में रिलेशन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जेई में, नीट में, नर्सिंग में भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इस पॉइंट पे बताओ क्या, इस पॉइंट पे क्या है। तो देखो आपने क्या पढ़ा था कि भाई जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ई है, स्ट्रेन है यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाएगा। अभी मैंने बताया था कि भाई ये प्रोपोर्शनल लिमिट है हुक्स लॉ में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक आया फिर क्या होगा, ये फिर थोड़ा सा ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा,
इस पॉइंट का हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट का हमने बी बोल दिया, इस पॉइंट का हमने सी बोल दिया, इस पॉइंट का हमने डी बोल दिया, इस पॉइंट का हमने ई बोल दिया। तो हर एक पॉइंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको, अरे ऐसा क्यों हो गया, देखो ये हो गया, हमने इसको ऐसे बना दिया। ये जो रीजन है इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? इस रीजन को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब है कि स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये वहीं तक वैलिड है जो मैंने आपको बताया था, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको, ये इलास्टिसिटी रीजन है। फिर बी पॉइंट पे आपने आए, जैसे थोड़ा सा और इस पे दिया, तो आप बी पॉइंट पे ये कह सकते हो ये आपका एंड पॉइंट आ गया। क्या आ गया? बी पॉइंट पे एंड पॉइंट आ गया। और सी पॉइंट पे ये कह सकते हो कि प्लास्टिसिटी रीजन आ गया। कैसा आ गया? ये प्लास्टिसिटी रीजन आ गया। प्लास्टिसिटी रीजन आ गया। देखो प्लास्टिसिटी रीजन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो मटेरियल पूरा टूट गया। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टूटा है, पूरा टूटा नहीं है। जैसे मैंने पेन को तोड़ रहा हूँ तो पेन जो है वो मैं थोड़ा सा तोड़ा हूँ कि यहाँ पे बस एक क्या क्या क्रेक आ गया। हमने अगर इसको पूरा तोड़ना है तो मुझे और भाई देना पड़ेगा फोर्स, तो हमने थोड़ा सा और फोर्स दिया। ये डी पॉइंट जो है हमारा, ये अल्टीमेट पॉइंट है। क्या है? अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमने उस ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए उतना फोर्स दिया कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पूरी तरह से टूट गया। मैंने पेन की बात करा, अब मुझे पूरी तरह से तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा फोर्स लगाना देना पड़ेगा कि भाई इसकी अभी बताया कि क्रिटिकल, हर एक ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए हमें एक क्रिटिकल फोर्स होता है। तो उस क्रिटिकल फोर्स से ज्यादा फोर्स दोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। आप देखो तो अल्टीमेट पॉइंट समझ में आ गया कि भाई हमने मैक्सिमम एनर्जी दिया उसको तोड़ने के लिए। ई पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। अब फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का मतलब सॉरी, डी पे जाने के बाद क्या होगा? टूट गया। अब टूटा तो कैसे टूटा? टूटा तो भाई कैसे टूटा? अब टूटने के भी भाई टाइप्स होते हैं। तो एक जो टाइप्स हो गया आपका यहाँ पे, तो टूटने का जो है यहाँ फ्रैक्चर भी है, फ्रैक्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक जो हो गया है ये आप लिख सकते हो ब्रिटल नेचर। क्या लिख सकते हो भैया? ब्रिटल नेचर। और दूसरा लिख सकते हो डक्टाइल नेचर। क्या लिखोगे आप? ब्रिटल नेचर एंड डक्टाइल नेचर। ब्रिटल नेचर का मतलब ये बता रहा है कि टूटेगा तो आपको वार्निंग नहीं देगा कि भाई मैं टूट रहा हूं। शीशे का ग्लास लो और उसको छोड़ दो, मम्मी लगाएंगे एक कट, ठीक है। मम्मी के सामने जाना, ग्लास लेना, उसे गिराना। क्या वो टूटने से पहले क्या आपको वार्निंग देगा कि देखो भाई मैं टूट रहा हूं? मैं नहीं ना। यानी कि ब्रिटल नेचर हो गया। तो इसमें ये कह सकते हो विदाउट वार्निंग। कैसा? विदाउट वार्निंग। डक्टाइल नेचर का मतलब ये हुआ विथ वार्निंग। भाई टूटने से पहले ये आपको वार्निंग देगा कि मैं टूटने वाला हूं। अपने हाथ को ट्विस्टिंग करो, जैसे ये हाथ को ट्विस्टिंग करोगे एक समय के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे रहने दो, नहीं तो टूट जाएगा। तो एक वार्निंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को टूटने के लिए आपको वार्निंग देगा कि भाई ये टूटने वाला है। ब्रिटल नेचर का मतलब ये है कि आपको वार्निंग नहीं देगा कि मैं टूट रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास हो गया, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टील ले लो, आयरन ले लो। जैसे उसको तोड़ना है तो तोड़ते तोड़ते एक समय के बाद आपको दिखता कि नहीं दिखता भाई अब टूटने वाला है, और थोड़ा सा मेहनत करो टूट जाएगा लोहा। लेकिन ग्लास को तोड़ने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उठाओ, उसे छोड़ दो, अपने आप ही टूट जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। ये आपका क्या हो गया? परमानेंट रीजन। क्या ये? परमानेंट। जो मैंने बताया था ये जो रीजन है ये परमानेंट रीजन है। और ये रीजन कैसा है? ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी कि इलास्टिसिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया? इलास्टिसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो।